लास्ट क्लास में हम लोग ये इतना डिस्कशन कर लिए थे कि सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। और ये वाला एक बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था, इसमें सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था कि आप सम ऑफ द एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है ना, इसको सेट कर करके कैसे ए बाय पी, बी बाय क्यू, सी बाय आर की वैल्यू निकालते हो और कैसे एलएचएस में पुट करते हो। तो ये थोड़ा टास्क अच्छा था इस क्वेश्चन में, और वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है अगर आप ऐसा सॉल्व करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से मैं चालू कर रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आईआईटी में भी आ चुका है, और उसके बाद से जब से ये आईआईटी में है उसके बाद से हर एक बुक में ये क्वेश्चन को डाल दिया गया है, और एनसीईआरटी में भी अब ये क्वेश्चन है। तो ये आईआईटी का था एक्चुअली ये क्वेश्चन, बट अब आज हर एक बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये ऐसा आ गया। चलिए तो इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये दिया हुआ है आपको, द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ टू एपी। अच्छा, दो एपी है, दो अलग अलग एपी है। कैसे? देखिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा दोनों में अलग अलग। तो ऐसा दिया हुआ है, द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ टू एपी आर सेम, आर सेम, आर इन द रेशियो आना चाहिए, नॉट सेम। ये सेम हटा दीजिए। The sum of the n terms of two AP are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15. Then find ratio of their 12th term. अच्छा, अब एक चीज देखिए, पहले मैं तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए जब तक मैं ये लिख देता हूँ। लेट टू एपी, ऐसा लिख देता हूँ मैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपी आर, वो दोनों है, दो एपी है, तो ऐसा लिख देता हूँ दैट फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपी आर, एक का मान नाम दे देता हूँ A1 और एक का नाम दे देता हूँ A2। ये ना फर्स्ट टर्म है दोनों के, ये आप ऐसा ले लो, एक का नाम आप दे दीजिए स्मॉल A1 और एक का नाम दे दीजिए कैपिटल A1। तो पहले टर्म्स जो है ना दोनों एपी के, क्योंकि देखो दो अलग अलग एपी, इसका मतलब क्या, दोनों के फर्स्ट टर्म अलग अलग लेना है हमें। इसका इनडायरेक्टली मतलब वो यही बताना चाह रहा है। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपी, दो अलग अलग एपी है ना, और एक का नाम D1 दे देता हूँ और एक को स्मॉल D1। ये ऐसा मैंने दो एपी के फर्स्ट टर्म को ले लिया और ये दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस को मैंने ले लिया। ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी, वो दोनों अलग अलग एपी है तो उनका एन टर्म्स तक का सम। पहली बात तो भैया, हमारे पास सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला है n/2। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 2a + n-1d, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एपी का सम निकाल रहा हूँ, तो वो जाएगा SN1, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी फर्स्ट एपी। ये हो जाएगा कैपिटल एन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हर चीज इसकी कैपिटल एन माना है मैंने। 2 कैपिटल माना है इसलिए कैपिटल एन ले लिया, प्लस n-1। अच्छा एक चीज, दोनों टर्म्स के एन टर्म दिए हुए ना, मतलब दोनों एपी के एन टर्म एन दिया हुआ है, वो कैपिटल एन नहीं लेना है अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल एन दिया हुआ है। स्मॉल एन दोनों टर्म्स के, देखो ये एन का मतलब क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए अपने को, ये एन का मतलब क्या है। जैसे पहले एपी है, फर्स्ट एपी में 10 टर्म्स है, सेकेंड एपी में भी 10 टर्म्स है, बट दोनों के 10 टर्म्स इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो है तो दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स 10 ना। तो यहाँ पर वही बोला गया क्वेश्चन में कि यहाँ पर ना आप एन टर्म्स तक का सम निकाल रहे हो ना, तो दोनों में आप n1 और मतलब कैपिटल n1 और स्मॉल n1 नहीं लेना है, आप स्मॉल एन ही लेंगे दोनों के टर्म्स में, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, क्वांटिटी सेम है दोनों क्वेश्चन में। वो क्या है, दोनों एपी में वो क्या है, एक में स्मॉल एन दिया है, एक एपी में भी नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरे एपी में भी स्मॉल एन दिया है, तो क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। बट वो बात अलग है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंस है। तो मैं ये ऐसा लिख देता हूँ n/2, 2 × A1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 × D1, ये हो गया फर्स्ट एपी का सम। इसी तरीके से देखिए, मैं सेकेंड एपी का सम निकालता हूँ SN2। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया था ना, अब ये एनसीईआरटी में भी आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। अब तो क्या हो गया, ये हर बुक में आ गया ये क्वेश्चन। सेकेंड एपी के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 स्मॉल A1 प्लस n-1 ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा D1। ये मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1, ये मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 2। क्वेश्चन में बोला गया है कि यही सम, एन टर्म तक का सम के एपी का, ये एपी का एन टर्म तक का सम करूंगा,
तो उसका रेशियो 3n+8/7n+5 दिया हुआ है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करूंगा तो 3n+8 और 7n+15 से इक्वेट करना रहेगा मुझे। तो मुझे फाइनलाइज क्या करना है, फाइनल मुझे वैल्यू क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, कि ये एपी में, फर्स्ट एपी में जो भी 12th टर्म था और सेकेंड एपी में जो भी 12th टर्म था उन दोनों का रेशियो। बट मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बैकबोन होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ना हमारे पास दोनों का फर्स्ट टर्म है, ना हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, चार चार क्वांटिटी अननोन है, क्योंकि दोनों एपी का फर्स्ट टर्म और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन होता है और यही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। यही तो रीजन है कि दिमाग लगाना है इसमें। अब चलिए आगे का पार्ट अपन करते हैं, पहले इतना लिख लो। टारगेट चालू होता है, तो हमारा टारगेट क्या है इसमें, आप ये लिख दो, टू फाइंड। हमारा टू फाइंड क्या है इसमें, कि हम दोनों एन एपी सीरीज का nth टर्म का रेशियो, सॉरी 12th टर्म तक का रेशियो निकाल रहे हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ T12 ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन T12 ऑफ सेकेंड एपी, इसका रेशियो निकालना है। अब देखियो, अब इसको भी यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, Tn nth टर्म तक का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d। ठीक है, अब मैं 12th टर्म निकालना चाह रहा हूँ, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, a+11d। अब यहाँ पर a तो नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा कैपिटल A1 प्लस 11 कैपिटल D1। 11 कहाँ से आया, 12 - 1 करने से, यहाँ आ जाएगा A1 प्लस 11 D2। आपको पता है मुझे ये निकालना है, नॉट D2, D1 स्मॉल में, मुझे ये निकालना है, इसका रेशियो मुझे पता लगाना है। अब गिवन क्वांटिटी से चालू कर देता हूं मैं। गिवन यही था कि SN1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो SN1 अपॉन SN2 इज इक्वल्स टू, ये गिवन है ना, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, देखिए n/2, यहाँ तो n/2 आएगा ही आएगा। वो RHS को बस मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ, 2A1 प्लस n-1 D1 दैट इज कैपिटल D1 अपॉन n/2 2A1 प्लस n-1 D1, बट ये स्मॉल में रहेगा, ये गलती से कैपिटल में आ गया, इसको स्मॉल में कर लीजिए, ये हो गया स्मॉल में। तो ये वाला रेशियो हमें अपने को गिवन है ना, ये n/2 तो पूरा कट जाएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है 3n+8 अपॉन आई थिंक 7n+15, या ये दी हुई है 7n+15। अब RHS में क्या दिया हुआ है, 2A1 प्लस n-1 D1 अपॉन 2 टाइम्स A1 प्लस n-1 स्मॉल D1। ये हमारा गिवन से आया, गिवन से इस सर्कमस्टेंसेस तक पहुंचना है यहाँ तक। तो कोई भी अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है, बता सकता है कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए, और कैसे इस सर्कमस्टेंसेस से वहां तक पहुंचना है। अब बहुत अच्छे से आपको ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो हथियार है वो ये है जो नीचे येलो कलर से लिखा है मैंने, और ऊपर में जो मेरे को व्हाइट कलर का चाहिए रेशियो, वो मेरा टारगेट है। तो मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि मेरे पास हथियार क्या है और हथियार से मैं कैसे वहां तक पहुंचूं। तो ये ऑब्जर्वेशन से जो आशुतोष ने सजेशन दिया बहुत सही है। देखिए, जो आपको फाइनलाइज निकालना है ना, वहां पर कैपिटल A1 के सामने कुछ भी नहीं है और स्मॉल A1 के सामने भी कुछ भी नहीं है। और गिवन में को लेते हुए सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ पर कैपिटल A1 और स्मॉल A1 के सामने 2 आ रहा है। तो पहला एक चीज तो मैं कर लूं कि ये येलो वाले इक्वेशन में ऊपर और नीचे से 2 डिवाइड कर लूं, RHS में, नॉट LHS में। LHS को एज इट इज रख दिया मैंने, 3n+8 अपॉन 7n+15, ये एज इट इज रख दिया। अब मैंने ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा A1 n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू D1 अपॉन स्मॉल A1 प्लस n-1/2 इंटू D1। ये तो वैसा, पहले मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छा 2 से डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ वो भी तो समझ में आना चाहिए ना, कि भैया फायदा क्या हो रहा है हमें। फायदा ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो मेरी ये जो नई बॉडी आई है और जो पुरानी बॉडी जो मुझे 2 फाइंड में थी, ये बॉडी लगभग सेम दिखने लग गई है। व्हाइट कलर से ऊपर में लिखा हुआ है कैपिटल A1, नीचे येलो कलर से लिखा हुआ है कैपिटल A1। D1 लिखा हुआ है, D1 के सामने 11 है, यहाँ D1 के सामने माइनस है, n-1/2 है। ऊपर में 2 फाइंड में देखिए, डिनोमिनेटर में स्मॉल A1 है, यहाँ पर भी स्मॉल A1 है, और 11 D1 है, स्मॉल D1 और उसके साथ 11 है, यहाँ पर स्मॉल D1 बट उसके सामने n-1/2 है। यहाँ पर ना ऊपर में कैपिटल D1 और स्मॉल D1 के सामने दोनों में 11 है, और यहाँ पर कैपिटल D1 और स्मॉल D1 के सामने दोनों में n-1/2 है। तो क्यों ना, ये देखो, ये इक्वेशन 2 ले लेता हूं मैं, क्यों ना ये इक्वेशन 2 में
देखो मुझे जो निकालना है मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। क्यों ना इक्वेशन 2 पे, ध्यान से सुनना, ऐसा क्या कर लूं, क्या ऐसा मैं कर लूं क्या जिससे मेरा टारगेट आ जाए। क्यों ना इक्वेशन 2 में n-1/2 को 11 से रिप्लेस कर दूं। अगर मैं इक्वेशन 2 में n-1/2 को 11 से रिप्लेस कर देता हूं तो जो मेरा डिजायर्ड टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। देखिए, तो जहां जहां n-1/2 आ रहा है वहां वहां 11। और अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये 2 को इधर भेज दो, ये हो गया 22, 1 को इधर भेज दो तो ये हो गया 23। तो जहां जहां n-1/2 आ रहा है वहां वहां 11 पुट कर दो, और जहां जहां सिर्फ n आ रहा है, ओनली n, वहां 23। तो यहाँ पर 23 पुट करो n की जगह, और यहाँ पर n-1/2 की जगह 11 पुट करो। यू विल गेट डिजायर्ड टारगेट, यू विल गेट डिजायर्ड नीड, जो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑब्जर्व करना था कि सम ऑफ द एन टर्म्स के रेशियो को हम कैसे कन्वर्ट करें एन टर्म में, और वो कन्वर्ट करने के बाद हमें रिप्लेसमेंट करना है जो डिजायर टारगेट है। तो जो मेरा डिजायर टारगेट है उसमें दिख रहा है कि n-1/2 अगर 11 से रिप्लेस हो जाता है तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। एलएचएस में हम n की जगह 23 पुट करने वाले हैं, और आरएचएस में हम n-1/2 की जगह 11। बस, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15 इज इक्वल टू, आरएचएस में तो डायरेक्टली वही आएगा जो मेरा टारगेट है, कैपिटल A1 प्लस 11 इंटू कैपिटल D1 अपॉन स्मॉल a1 प्लस 11 इंटू स्मॉल d1। ये मेरा टारगेट डायरेक्ट आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 23 3 प्लस दिस 77 आ रहा है ऊपर में, डिवाइडेड में 23 इंटू, ये हो जाएगा 161, 161 प्लस 15 ये हो जाएगा 176। ये ऐसा आ रहा है देखिए। और ये कौन है, ये है 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। नीचे वाला कौन है, 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। चलो अब इसको कट कर लेता हूँ मैं। 11 के टेबल से कट करता हूँ, दिख रहा है ये 7 जा 23 जा, तो ये आ गया 7/23। ये आ गया फर्स्ट 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। दिस इज व्हाट आंसर इज। सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिनोमिनेटर 16 होगा। 11 1 जा, हाँ एग्जैक्टली ये 16 आएगा। तो ये 16, ये भी 7:16, तो फाइनल आंसर इज 7:16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एस एन दिया हुआ ना, सम ऑफ एपी इज 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, देन फाइंड m। अच्छा, ये क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई एपी है जिसका nth टर्म दिया हुआ है हमें 3n² + 5n। तो देखो अब अपने को पता तो नहीं है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है, तो लिखिए लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। चलो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन अपन लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि फर्स्ट टर्म और यही तो बैकबोन है, बस यही तो पता लगाना है। पिछले क्वेश्चन में 4 लोग के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाना था, इसलिए वो चारों को निकाला ही नहीं हम लोग, कौन हेडेक पालेगा। डायरेक्टली हम कुछ ब्रेन यूज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए पिछले क्वेश्चन में। इसमें हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के लिए निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई एपी है जिसका सम ऑफ द एन टर्म्स दिया हुआ है 3n² + 5n। ठीक है, आप लोग में से ना पहले ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे अपने को एपी में ये दिया हुआ है तो इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, सोनल बताओ बेटा, S2 का मतलब क्या है। एपी में S2 का मतलब S3 S4, So sum of two terms. सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बोलेंगे ना अपन, ऐसा बोलेंगे। Yes, sir. तो ये होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, चलो इसका मतलब अदिति S3 का मतलब Sir, sum of first three terms. एग्जैक्टली पहले 3 टर्म तक का सम। ध्यान से सुनना, जो इन लोग बोल रहे हैं ना वही ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, S4 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब पहले 4 टर्म्स तक का मुझे सम चाहिए तो मैं S4 निकालूंगा। ठीक है, अच्छा अगर मुझे पहले 5 टर्म तक का सम चाहिए तो मैं S5 निकालूंगा। तो फिर से ना, अगर मुझे पहले 2 टर्म तक का सम चाहिए तो मैं S2 निकालूंगा। इसका मतलब अगर मैं ये Sn में इफ ये Sn में n की जगह 2 पुट कर दूं
तो मेरे को सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म मिल जाएगा, ठीक है अदिति, क्लियर है लॉजिक? Yes, सोनल, sir. तो क्यों ना ये n की जगह हम लोग, यहाँ पर n की जगह हम लोग बस 2 पुट कर देते हैं, और जैसे ही अभी मेरे को देखो उससे आंसर नहीं मिल रहा है, हाँ, लेकिन ये है कि कुछ हम नियरेस्ट टू आंसर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने n की जगह 2 पुट किया तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, एंड दिस इज नथिंग बट 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 10, 5 into 2 10, और 10 plus 12 is 22। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ रहा है 22। अब ध्यान से देखना, एक मिनट ना, फिर से आप लोग की हेल्प लूंगा मैं। एलेक्स आप बताइए, S2, S3, S4, S5 ये सब का मतलब तो चलो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, फोर टर्म, फाइव टर्म था। एलेक्स S1 का मतलब क्या होगा? सर सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये थोड़ा बोलने में अजीब नहीं लग रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म? एक्चुअली इसकी हाँ क्लियर यस मीनिंग आप सर। बता सकते हो? इसकी क्लियर मीनिंग बता सकते हो? अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये S1 कहलाएगा क्या? हो ये एपी का क्या कहलाने वाला है? कोई एपीआई भी? क्या क्या लाने? तो हाँ first term कहलाएगा. एग्जैक्टली, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा ना, क्योंकि बोलने में अजीब लग यस रहा है सर। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का क्या सम कर, हम्म। तो ये फर्स्ट टर्म ही है, S1 मतलब है फर्स्ट टर्म। तो जब मैं n की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो आपको पता है पहला जो बैकबोन था मेरा फर्स्ट टर्म वो निकल जाएगा डायरेक्टली। ये तो कैसा 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1, ये हो गया 5 plus 3 हो गया 8। तो आप लोग को पता है यही हमारा फर्स्ट टर्म है, यही दिया हुआ है। अच्छा अब थोड़ा सा और आप लोग की मदद लेना है मुझे। एपी में मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, कोई एपी थी वो ऐसी थी, A1 फर्स्ट टर्म, फिर A2 सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, और इक्वल्स टू 27 है क्या? ना, और आप एक चीज देखिए कि ये A1 को ही हम लोग A बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं, तो ये कोई एपी है। अच्छा 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 अच्छा, इस एपी के हिसाब से कोई बता सकता है क्या, ये नीचे जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है एपी, उस एपी के हिसाब से कोई बता सकता है क्या S2 का मतलब क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू बिलो एपी? व्हाट इज एक्चुअली मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ S2? अगर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है S2 को तो मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे लिखूंगा? एपी के नंबर्स को देखो, फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, तो S2 का मतलब ये नहीं होगा ये दोनों नंबर का सम, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म बोलते हैं हम लोग, तो ये दोनों नंबर का सम ही तो होगा A1 और यस A2 का। सर। तो A1 और A2 जिसमें से A1 को हम लोग A बोलते हैं तो वो मेरे पास है, तो मेरे को सेकंड टर्म पता चल जा रहा है इससे। और जब मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल लूंगा तो कॉमन डिफरेंस तो बाएं हाथ का खेल हो गया फिर। तो ये देखो S2 का मतलब ये होता है कि S2 की वैल्यू कितनी आई थी, वैसे मेरे पास S2 की वैल्यू आई थी 8, तो वह S2 की जगह मैं 8 पुट कर देता हूँ पहले, और S2 में LHS में मैं पुट कर देता हूँ A1 प्लस A2, ये हो गया 8, जहाँ पर A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और ये तो सेकंड टर्म निकालना ही है मुझे। अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू A1 की जगह मैं A पुट कर दिया हूँ और A की वैल्यू है 8, तो यहाँ से ना Sir, S2 value तो 20. मैंने 8 तो के, S1 तो 8 आएगा ना, ओके S2 तो ओके ओके 22 ओके आएगा. ओके, सर हाँ 22 22, है। हाँ 22 है एग्जैक्टली। चलो तो इसकी जगह मैं 8 पुट कर देता हूँ और ये हो गया A2 इक्वल्स टू 22। ये सही है, ऐसी गलती करते रहना चाहिए तो सब एक्टिव हो जाते हैं, बढ़िया है। सेकंड टर्म आ गया 14, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 8, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इज नोन एज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8 जो कि हो गया 6। लो जी फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो अब आपको निकालना क्या है एमएट टर्म। एमएट टर्म क्या होगा A प्लस एम माइनस 1D, और एमएट टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है, एमएट टर्म इज 164, तो ये AM की जगह आप पुट कर दीजिए 164। फर्स्ट टर्म तो अपने पास आ चुका है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी थी, दैट इज 8 M माइनस 1, और D की जगह आप डाल दीजिए 6, एकदम सिंपल हो गया तो क्वेश्चन। बट इसमें ऑब्जर्व क्या करना था, ऑब्जर्व आपको यही करना था कि मतलब आप A और D कैसे निकालते हैं, मेन तो टास्क ये था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 तो पहले इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 156 डिवाइड, और RHS में दिया हुआ है 6 इंटू एम माइनस 1, आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 M माइनस 1, तो M की वैल्यू आ गई 27, आंसर इज 27, 27th टर्म इज 164, दैट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको 3 नंबर दिया और 3 नंबर मैंने बोला, जैसे एग्जांपल ये मैंने बोला कि यहाँ पर 2 5 8 ये 3 नंबर AP में है,
मैं बोले 3 नंबर एपी में, तो आप कैसे कंफर्म करोगे पता है? 5 को 2 से माइनस करो, डिफरेंस 3 आ रहा है, और 8 को 5 से माइनस करो, डिफरेंस 3 आ रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है 3 नंबर दिए और तीनों में दो दो नंबर्स का जो पेयर है उसका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो यस दिस 3 नंबर्स आर इन एपी। अब उसके आगे दिया ही नहीं है कुछ, तो हमारी क्या गलती है? तो ये एक एग्जांपल को अपने दिमाग में रख के आप ये टॉपिक देख सकते हो। इफ एबीसी आर इन एपी, इसको अरिथमेटिक मीन का टॉपिक बोला गया है। ये 11 का एक अच्छा टॉपिक है एपी में। इफ एबीसी आर इन एपी, अगर 3 नंबर एपी में है, दो जो ये मिडिल वाला नंबर है ना बी, वो आजू और बाजू का एवरेज होता है, ए और सी का एवरेज। आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसको ले लीजिए गणेश भगवान जी अभी अभी गए हैं, तो गणेश भगवान जी रिद्धि और सिद्धि के एवरेज होंगे लाइक दिस। तो मिडिल नंबर इज एवरेज ऑफ आजू एंड बाजू लाइक, तो बी इज इक्वल टू लेफ्ट और राइट का एवरेज, ए प्लस सी का एवरेज, ए प्लस सी बाय 2 करोगे तो बी आ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में आप देख भी सकते हो, देखो ये रहा 5, देखिए 5 ना 2 और 8 का एवरेज ही आप देख लो, 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 2 और 8 का सम डिवाइडेड बाय 2 तो 5 ही आएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे पता चला। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक ना, कि बीच वाला नंबर हमेशा आजू और बाजू के एवरेज होता है। अगर कोई भी तीन नंबर लगातार कॉन्सेक्यूटिव 3 नंबर्स एपी में है तो ये हमेशा ही होगा, हर कैटेगरी में होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं ऐसा क्यों। अगर एबीसी, इफ एबीसी आर इन एपी, तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ये दो नंबर्स का सम, सॉरी डिफरेंस, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। और कॉमन डिफरेंस ऐसे भी तो निकल सकता है, ये सी माइनस बी करने से, ये ऐसा। तो यही दोनों को सॉल्व करें कॉमन डिफरेंस, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो यही दोनों को सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, माइनस बी एलएचएस का इधर लेके आ जाता हूँ, ये हो जाएगा 2b, और माइनस ए को उधर ले जा लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस सी। तो देखिए यहाँ से आ गया, एक लाइन का तो प्रूफ था ये। तो ये हमेशा ही होता है ना, b इज इक्वल टू ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। कॉमन डिफरेंस की लॉजिक से हम लोग ने प्रूव कर दिया कि b माइनस ए कॉमन डिफरेंस है और c माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो b की वैल्यू आ गई ए प्लस सी बाय 2। प्रूफ तो सिंपल था, बट इसका यूज थोड़ा सा स्मार्टनेस करना रहता है क्वेश्चंस में, स्मार्टली यूज करना रहता है इस लॉजिक को। तो अभी अपन देखते हैं क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। इसका फर्दर टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक मीन, दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन था ये। तो कभी भी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर लगातार अगर एपी में है तो हमेशा मिडिल वाला आजू और बाजू का एवरेज होता है। गणेश जी जो रहते हैं वो रिद्धि और सिद्धि जी के एवरेज रहते हैं, ऐसे याद करना है आपको, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर इसको फाइनलाइज करके एक रिजल्ट लिखें। इफ स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है, देन मिडिल नंबर जो रहेगा, ये मिडिल वाला नंबर, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी कॉर्नर नंबर्स का एवरेज डिवाइडेड बाय 2, दैट कैपिटल ए इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। इसका ये एक और सिंबल है, ये सिंबल ना मीन का रहता है एक्चुअली, ये आप लोग देखोगे स्टैटिस्टिक चैप्टर में भी मीन का सिंबल ऐसा रहता है कि कोई एक्स के ऊपर में बार बना दिया जाता है। तो ये इसीलिए तो इसका नाम अरिथमेटिक मीन दिया गया है, क्योंकि ये एवरेज टाइप का लॉजिक है। तो इसको और थोड़ा सा आप ऐसा बोले कि अरिथमेटिक मीन, ऐसा मैं बोलूं अगर अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज, तो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है, उसको नाम दे दीजिए कैपिटल ए, ये होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन ऐसा होता है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं आपको 2 नंबर बोलूं तो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन ऐसा निकालेंगे। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन कुछ और नहीं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जो एवरेज पढ़े हैं अपन लोग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको पता है अरिथमेटिक मीन वही है। अगर मैं आपको 3 नंबर दे दूं, 3 नंबर, उसका आप अभी, चलो मैं आगे बताऊंगा 3 नंबर्स की कहानी, पहले 2 नंबर्स का तो समझ ले अपन। अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली वही है ये। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये अरिथमेटिक मीन है A1 से लेकर 8 तक, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, ऊपर से आप जब कंपेयर करेंगे ये ऐसा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है 4, सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है 6। तो जो पहला अरिथमेटिक मीन है, जो ऊपर वाली सीरीज एपी में दी हुई है येलो कलर की, वो अरिथमेटिक मीन का सेकंड टर्म तो है, अब देखो ध्यान से। और जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है हमारा,
वो ऊपर वाली एपी सीरीज का थर्ड टर्म है। देखो ये A2 A3 की जगह मैं लिख देता हूँ T2 T3। ये हो गया सेकेंड टर्म और ये हो गया थर्ड टर्म। देखो ना, जो फर्स्ट टर्म होता है, सॉरी जो सेकेंड टर्म होता है वह फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कहलाता है, और जो थर्ड टर्म रहता है वो सेकेंड अरिथमेटिक मीन कहलाता है, और जो फोर्थ टर्म रहता है एपी का वो थर्ड अरिथमेटिक मीन कहलाता है। ये ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीजों को, ये सब कंक्लूजन्स को अब मैं हेडिंग जो दिया हुआ ऊपर में, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, उसमें यूज करने वाला। तो इसलिए पहले आप एग्जांपल लिख लीजिए कि जैसे मैंने एग्जांपल से चालू किया कि 2 से लेकर 20 तक मैंने 2 नंबर लिया, इसके बीच में मैंने बहुत सारे नंबर्स डाल दिए और ऐसा पैटर्न रखा है मैंने कि ये सीरीज एपी में रहे। तो 4 6 8 10 12 14 16 18 ये मैंने डाल दिया। तो ये पूरी सीरीज 2 से लेकर 20 तक एपी में है। अब कोई भी 3 नंबर्स का पेयर पकड़ा मैंने, जैसे 2 से लेकर एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंटली मेरे को क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे कोई भी 3 नंबर मैंने दिया 2 4 6, तो 2 4 6 में 4 2 और 6 का एवरेज है। 4 6 8 मैंने पकड़ा तो 4 6 8 में 6 जो है वो 4 और 8 का एवरेज है। तो कोई भी तीन, यही तो पिछला वाला टॉपिक यही बताना चाह रहा था कि कोई भी 3 नंबर जो एपी में थे या हैं, उन 3 नंबर में बीच वाला जो होता है, जो गणेश जी रहते हैं, वो रिद्धि और सिद्धि जी के एवरेज रहते हैं, आजू और बाजू के एवरेज। तो कोई भी 3 नंबर आप ऐसे पकड़ेंगे ना इस पैटर्न के, तो हमेशा आजू और बाजू का एवरेज रहेगा कोई भी 3 नंबर। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो आएगा मेरा वो रहेगा, फर्स्ट टर्म इज नॉट नोन एज फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो 2 और 20 दिया हुआ है, ये किसी भी 3 नंबर्स के पेयर के अरिथमेटिक मीन नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनते। तो इसलिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हटाओ। जो सेकंड टर्म है हमारे एपी का वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बनेगा, जो थर्ड टर्म है हमारे एपी का वो सेकंड अरिथमेटिक मीन। तो ये लॉजिक जो मेरे दिमाग में बैठ रहा है धीरे धीरे, इसको लेके मैं इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी बताना है। मतलब मुझे ये बताना है, जैसे मुझे ये बताना है, ये देखो ये टारगेट है। अब मैं आपको मान लेता हूँ ये आपके सामने ये सीरीज नहीं दी गई है, ये वाली सीरीज नहीं दी गई है, मान लेते हैं। और आपको निकालना है कि 2 से लेकर 20 तक के बीच में 8 नंबर्स डालिए, और वो 8 नंबर्स अरिथमेटिक मीन होना चाहिए। वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जब वो 8 नंबर्स को आप 2 और 20 के बीच में सजाओगे ना, तो वो पूरा ये जो मैंने येलो कलर के बॉक्स में डाला है ना, ये पूरा पैटर्न, ये पूरी सीरीज एक एपी बन जाएगी। जब आप अरिथमेटिक मीन को 2 कॉर्नर नंबर्स के बीच में पूरा सजा देते हैं, तो जो पूरा पैटर्न आपको दिखता है वो एक एपी सीरीज बन जाती है। दैट इज व्हाट अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन ये बताने आया है कि जब आप पूरे को लाइन से सजा दोगे ना, तो वो एक एपी सीरीज बन जाता है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि 2 से 20 के बीच में 8 अरिथमेटिक मीन डालिए, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो मैंने ये नीचे येलो बॉक्स के अंदर में डाला है। तो उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए मैं यहाँ पर जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बनाता हूँ। अब वो देखो कैसे आगे बढ़ता हूँ मैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, तो बहुत मजा भी आएगा। आप देखिए कैसे, ये देखिए इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन था, तो ऐसा ले लेता हूं मैं कि लेट स्मॉल ए कॉमा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन सेकंड टर्म होता है, सेकंड अरिथमेटिक मीन थर्ड अरिथमेटिक मीन, ऐसे करते करते एन अरिथमेटिक मीन डाल रहा हूं मैं ए और बी के बीच में। ये हेडिंग थी मेरी, ए और बी के बीच में आप एन अरिथमेटिक मीन डालिए। तो हम इस हेडिंग में ये प्रोसेस दिख रहे हैं कि कैसे ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डाला जाता है। जैसे मुझे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि 2 और 20 के बीच में 8 अरिथमेटिक मीन डालिए, तो क्वांटिटी बता दी जाएगी कि ये 2 नंबर के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन डालना है, और वो 2 नंबर दिए रहेंगे क्वेश्चन में, दोनों कॉर्नर नंबर। तो वैसे ही है, ए और बी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और स्मॉल एन की वैल्यू भी दी रहेगी कि इतने अरिथमेटिक मीन डालने हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है एन अरिथमेटिक मीन्स। नाउ अब आप एक चीज देखिए, लास्ट टर्म इस क्वेश्चन का क्या है। इस क्वेश्चन सॉरी ऊपर वाली सीरीज, ये वाली सीरीज किस में आ गई, अब ये वाली सीरीज बन गई एपी में। कैसे, ए से बी के बीच में अगर मैं एन अरिथमेटिक डालूंगा और सजा दूंगा लाइन से, तो वो एपी तो कहलाएगी। तो लास्ट टर्म ऑफ एपी इज व्हाट, लास्ट टर्म ऑफ एपी इज बी। अच्छा आप लोग कोई बता सकते हो कि ऊपर वाले एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जल्दी से बताइए, है ना। ऊपर वाले एपी में, जो ऊपर मैंने एपी लिखा है, वो एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए नंबर ऑफ टर्म्स। N+2। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+2। बहुत ही बढ़िया ना। देखिए नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितने हैं, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन स्मॉल एन है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं,
तो ए और बी भी जुड़ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स में, तो वो जाएंगे, उसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल एन, और वो जाएगा n प्लस 2 नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन प्लस 2, ये हो जाएंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है बी, तो आपको पता है बी की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन ना n प्लस 2 टर्म ही तो है, ये लास्ट वाला टर्म यही तो है। तो लास्ट टर्म को ही तो मैं लिखूंगा, ये देखो, जैसे मैं लिख दूंगा टी कैपिटल एन इज इक्वल्स टू है बी, और कैपिटल एन में लिख दूंगा ए प्लस कैपिटल एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू बी। क्यों लिख रहा हूँ मैं कैपिटल एन, बिकॉज मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने ये पूरी सीरीज का, ऊपर वाली एपी सीरीज का मैंने पूरा नंबर ऑफ टर्म्स को मान लिया है कैपिटल एन, और कैपिटल एन एक्चुअली है नंबर ऑफ एम्स प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं चलो अब आप कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए प्लस कैपिटल एन की वैल्यू मैंने पुट कर दिया ए प्लस डी इक्वल्स टू बी। तो ये सॉल्व करके ना मैं डी निकालने वाला हूँ। अब मुझे बताइएगा, पूरा सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए आपका डी ऐसा आ रहा है, बी माइनस ए अपॉन एन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप देखिए पहले आपका सॉल्व करने पे आ रहा है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस इज कमिंग आउट लाइट बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, बी माइनस ए, बी और ए दिया रहेगा और एन प्लस वन। ठीक है, बी और ए क्वेश्चन में दिया रहेगा, और स्मॉल एन भी दिया रहेगा। याद रखिएगा स्मॉल एन इज नॉट नंबर ऑफ टर्म्स, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो मैं क्वेश्चन में आपको बी और ए दूंगा, स्मॉल एन भी दूंगा, जब आप वो पुट करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया। और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन रहेगा, जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और जब आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया तो आप सब निकाल लोगे। कैसे, देखिए ना, जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, हेंस आई कैन से कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आप लोग लिखते रहिएगा। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन वो ये सीरीज का सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2 - 1 डी, ए प्लस 2 - 1 डी तो होता है यही ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी को मैं क्या लिखूंगा, डी की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, हालांकि ये इसी रहने दो बस। चलो, सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या है पता है, उस सीरीज का थर्ड टर्म है। आप देख सकते हो ये सेकेंड अरिथमेटिक मीन है, लेकिन वो एपी की सीरीज का थर्ड टर्म है। तो A3 A2 is second arithmetic mean and that is third term of AP. I can say A plus 2D. इसी तरीके से A3 is fourth term of AP. तो इस तरीके से ना, अब देखो मेरे पास A आ गया, D आ गया है, तो मैं तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन सब मैं अरिथमेटिक मीन निकाल सकता हूँ। ये हो गया A plus 3D। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ जब 1 है, यहाँ जब 2 है, सेकेंड अरिथमेटिक मीन के सामने यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 है, थर्ड अरिथमेटिक मीन के सामने यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के सामने यहाँ डी के सामने यहाँ 1 आ रहा है। तो nth अरिथमेटिक मीन के सामने क्या होगा, a प्लस एन डी हो गया। तो इस तरीके से आप nth अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, जितने भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो यहाँ से निकाल सकते हो। a आपको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, d का फॉर्मूला आपके पास है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और स्मॉल एन भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नॉट नंबर ऑफ टर्म्स, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ एम्स। तो ये इसकी खैर जरूरत नहीं है, ये आप इसी से देख लो कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a प्लस डी है, सेकेंड अरिथमेटिक मीन a प्लस 2d है, तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। थर्ड अरिथमेटिक मीन a प्लस 3d है, डायरेक्ट इससे निकालेंगे, अपना आंसर आते जाएगा, खत्म। तो कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है उसके लिए, बट ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था। हम लोग ने कैसे किया, लास्ट टर्म को n प्लस 2 ले लिया, क्योंकि वो लास्ट, एक्चुअली देखिए कैपिटल N जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स में मैंने बोला कि जो लास्ट में बैठा है ना वो स्मॉल बी है, और स्मॉल बी की पोजीशन क्या रहेगी पता है, जब ऊपर वाली सीरीज में पूरा नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, तो लास्ट वाला ही नंबर तो n प्लस 2 पोजीशन पे होगा। तो बस वो पुट किए तो डी आ गया, डी आने से आप तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, क्योंकि वो सीरीज का सेकेंड टर्म है। आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला इतना, फॉर्मूला तो चलो कॉमन डिफरेंस का याद रखेंगे ही, लेकिन उसके बाद तो अरिथमेटिक मीन के लिए तो अपन डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। A1 इज a प्लस डी, A2 सेकेंड अरिथमेटिक मीन इज a प्लस 2d, थर्ड अरिथमेटिक मीन इज a प्लस 3d। चलिए, स्मॉल n और कैपिटल N में फर्क पता होना चाहिए बस।
मैं आपको एक क्वेश्चन से करके दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो वो 2 और 20 वाला ही डिस्कस करते हैं। इंसर्ट चलो क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 20। तो मैं आपको बोल नहीं रहा था क्वेश्चन में ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा, तो ये ए है और ये बी है, और कितने अरिथमेटिक मीन डालना है आपको 5, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन में आपको स्मॉल एन भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। बस अब आप क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, दैट इज बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अब आप यहाँ पर डी की जगह आप डाल देंगे 20 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 1, 6 आ गया, और ऊपर 18 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब बस 5 अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 अरिथमेटिक मीन है। सबका फॉर्मूला अपने पास है ही, डायरेक्ट लिखना रहता है। a प्लस 4d, ये हो जाएगा a प्लस 2d 3d, और ये हो जाएगा अपने पास a प्लस 2d, और ये हो जाएगा a प्लस d। फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या था इसमें, तो 5 प्लस 3 8, बस आप ऐसे ही लिखते चलेंगे ना, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 11, बस। तो ये आता जाएगा 14 17 और 20, लास्ट नंबर आएगा 20। वैसे आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कारण अब आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया 5, 5 में क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। तो सेकंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे थर्ड टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये ऐसा ये टर्म आ गया। फिर आप सबकी पोजिशन सेट लिख लो पहले ऐसा कि 2 के बीच में कौन कौन आ गया है, 5 सॉरी 2 के हाँ बीच में आ गया है 5। कहाँ गड़बड़ की हम लोगों ने, हाँ यहाँ गड़बड़ है ना, ये आएगा फर्स्ट टर्म 2 था, 2 प्लस 3 ये आ गया 5, फिर आएगा 8, फिर आएगा 11, फिर आएगा 14, फिर आएगा 17, ये ऐसा। अब जब आप ये नंबर को आप सजाओगे तो आप देखेंगे कि ये नंबर सजने के बाद एपी ही बनेगा। ये देखो, ये 2 और 20 के बीच में ये 5 नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, तो ये 5 नंबर तो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, बट ये पूरा पैटर्न आप देखेंगे, ये पूरा पैटर्न एपी कहलाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 24। तो 3 और 24 के बीच में आपको 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो क्वेश्चन में ना ये स्मॉल एन दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, और ये डी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। आप यहाँ से डी निकाल लो, डी निकालने के बाद एपी सीरीज बनाइए, बताइए क्या आता है। आंसर आप लोगों को बहुत सिंपल सा आ रहा होगा, ये आंसर आ रहा होगा। अगर आप इसको देखेंगे ना, बोला गया है कि दिस क्वांटिटी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। अगर ये इसका अरिथमेटिक मीन है तो हमें पता है कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन तो होता है a प्लस बी बाय 2, ये तो हमें पता ही है। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये भी अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब दोनों इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट करना है और एन की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी मेरे से हो सकती है मैं उतनी निकालूंगा। तो a की पावर में n प्लस b की पावर में n, ये इधर 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और इधर देखो a की पावर में n माइनस 1 प्लस b की पावर में n माइनस 1 इंटू a प्लस b, ये ऐसा हो गया। या तो एक काम क्या किया हुआ है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ना आरएचएस में ना मैं इसको ओपन कर देता हूँ, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये ऐसा ओपन कर देता हूँ। तो देखिए एलएचएस में क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए टू दावर एन प्लस बी टू दावर, ये एलएचएस में आ गया। और आरएचएस में देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, ए टू दावर एन माइनस 1 जब ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए टू दावर एन माइनस 1 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो पता है आपको, वो ए टू दावर एन बना देगा। कैसे, ए टू दावर एन माइनस 1 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ये कट जाएगा, तो इसलिए ए टू दावर एन आएगा। तो एक मटेरियल तो अपना क्लियर होगा कि ए टू दावर एन माइनस 1 जब इससे, अब ए टू दावर एन माइनस 1 अब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए टू दावर एन माइनस 1 इंटू बी प्लस बी टू दावर एन माइनस 1 जब ए से मल्टीप्लाई होगा
तो वो ऐसे ही बनेगा b टू द पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस जब b टू द पावर n माइनस वन b से मल्टीप्लाई होगा तो इसी लॉजिक से वो b टू द पावर n बन जाएगा। अच्छा एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा a टू द पावर m माइनस n होता है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, ये होता है फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये यहाँ पर। ऐसा क्यों? ताकि ना दोनों तरफ a टू द पावर n टाइप का कंटेंट दिख रहा है तो वो क्लैरिटी से मतलब थोड़ा क्लियर हो जाए कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो मतलब एक तरफ a टू द पावर n और एक तरफ b टू द पावर n, इस टाइप का हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a टू द पावर n और ये हो जाएगा a टू द पावर n अपॉन a इंटू बी, और अब ये हो जाएगा b टू द पावर n अपॉन b इंटू a, और ये b टू द पावर n तो है ही। ये देखो एक बार और कैसे किया मैंने a टू द पावर m माइनस n को लिख दिया a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो a टू द पावर n माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर n अपॉन a, और b टू द पावर n माइनस वन को भी मैं लिख सकता हूँ b टू द पावर n अपॉन b, ऐसा लिख रहा हूँ। अच्छा LHS में क्या था मेरे पास, इसको थोड़ा और अच्छे से देखें तो ये क्या दिख रहा है, 2 टू द पावर n प्लस b टू द 2 इंटू b टू द पावर bn, मतलब b टू द पावर n, ये दोनों में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर ले जाके। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये देखो a टू द पावर n को जब मैं LHS में लाऊंगा तो वो इसके पास जाके माइनस हो जाएगा, और b टू द पावर n को भी जब मैं LHS में लाऊंगा तो इसके पास जाके माइनस हो जाएगा। मतलब क्वांटिटी एक एक कम हो जाएगी LHS में जाने के बाद। बस ये आंसर आ चुका है अपना, ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, क्योंकि ये दोनों LHS में आए तो क्वांटिटी एक एक कम हो गई, अपने आप कम हो गई, आप देख सकते हैं। और a टू द पावर n इंटू बी बाई ए ये बचा, और इधर b टू द पावर n इंटू ए बाई बी ये RHS में बचा। अब एक काम करता हूँ मैं, ये वाली क्वांटिटी को इधर लेके आ जाता हूँ और ये वाली क्वांटिटी को उधर लेके चले जाता हूँ, क्योंकि a टू द पावर n कॉमन आते हुए दिखेगा। तो ये येलो वाली क्वांटिटी जो आपको दिख रही है ना a टू द पावर n इंटू बी बाई ए, तो ये फाइनली कैसा दिख रहा है देखो, a टू द पावर n इंटू वन, ये LHS में था ही, a टू द पावर n इंटू बी बाई ए, ये हो गया LHS में फाइनली, b टू द पावर n इंटू ए बाई बी माइनस b टू द पावर n इंटू वन। ऐसा इंटू वन क्यों लिखा हूं मैं, क्योंकि अब मैं कॉमन लेने वाला हूँ। एक बार आप शिफ्टिंग देख लीजिए क्योंकि अपना आंसर आ चुका है बस।